बिहार चुनाव नतीजों ने सबको चौंका दिया है और जिस तरीके से वहां एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है उस पर कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने प्रशांत भूषण ने लिखा है कि चुनाव आयोग ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी है। लेकिन क्या सिर्फ चुनाव आयोग को दोष देना काफ़ी है? जब चुनाव आयोग खुलेआम ये सब कर रहा था तब विपक्ष की पार्टियां क्या कर रही थी, सवाल ये भी है। वहीं दूसरी तरफ एमआईएम ने फिर से अपना 2020 वाला प्रदर्शन दोहराया है और 5 सीट उन्होंने जीत ली है जो कंफर्म हो चुकी है। छठी सीट पर बहुत मामूली अंतर है, 700 कुछ वोटों का, और अभी आखिरी राउंड बाकी है। तो क्या एक और सीट बढ़ सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जो ओवैसी को कहते थे वोट कटवा, अब ओवैसी की पार्टी ने ट्वीट किया है और इल्ज़ाम लगाया है कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस ने हमारा वोट काट दिया वरना हम 15 से ज़्यादा सीटें जीतते। तो क्या जो राजनीति कांग्रेस करती थी और तमाम जो विपक्ष की पार्टियां करती थी वोट कटवा की, अब उनको इसका सामना करना पड़ेगा? तो ये भी सवाल है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में एमआईएम के जीतने के क्या मायने हैं वो भी बताऊंगा। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार क्लियर हो चुका है और जनता की मांग है, जनता से आवाज़ आ रही है बार बार कि विपक्षी पार्टियों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। संजय हो, प्रशांत भूषण हो या सोमनाथ भारती हो, तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने नतीजा पहले ही तय कर लिया था, ये तो औपचारिकता हुई है। संजय का वो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है जिसमें उन्होंने एसआईआर पर सवाल उठाए थे। लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ सवाल उठाने से इनका हल निकलेगा? जब आपको एक्शन लेना था तब आप चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव में कूद गए थे। वहीं दूसरी तरफ अब जब करारी हार हो चुकी है तो आप फिर से ठीकरा फोड़ रहे हैं। सिर्फ ठीकरा फोड़ने से काम चलेगा या वाकई में हकीकत में कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि अभी भी 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है। यूपी में, बंगाल में, कई राज्यों में चुनाव होने वाले अगले 2-3 साल में। तो ये भी बड़ा सवाल है। और किस तरीके से, देखिए एमआईएम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ दिखी, सारी चीज़ें बढ़िया थी, लेकिन स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत थी। एमआईएम को साथ ना लेना, क्या ये एक बड़ा फैक्टर है? क्योंकि सीमांचल में लगभग 25 से 30 सीटों पर अंतर पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ एमआईएम के ने कहा था कि हमें सिर्फ 6 सीट दीजिए, ना हमें कोई पद चाहिए, ना मंत्रालय चाहिए, आप सीमांचल की डेवलपमेंट के लिए एक बोर्ड बना देना और हमारे 6 विधायकों को टिकट दे दीजिए। एमआईएम ने अपनी ताकत पर अकेले लड़ते हुए 5 जीत ली है, एक पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो उन्होंने जो कहा था वो किया। वहीं दूसरी तरफ मुकेश साहनी की बात करें तो उन्होंने जिद पे थे वो कि डिप्टी सीएम हमें अनाउंस करिए तब हम गठबंधन में शामिल होंगे। और पहले भी ये लगातार सवाल उठते आए थे कि आखिर जिनकी पॉपुलेशन 2 से 4% हो वो डिप्टी सीएम बनने को तैयार है, जिद पे है, आप उनको गठबंधन में ले रहे हैं। लेकिन एक बड़ा तबका जिसकी आबादी 16 से 17% है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं। तो क्या इसका भी नुकसान हुआ है? वहीं दूसरी तरफ आईपी गुप्ता अचानक से प्रकट होते हैं, उनको भी गठबंधन में शामिल कर लिया जाता है। वो कितना वोट लेकर आए, ये भी बड़ा सवाल है। जो चुनाव आयोग के जरिए धांधली हुई वो तो एक है ही, लेकिन आपने गठबंधन किस तरीके से किया वो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने एनडीए पर हमला करने से ज़्यादा फोकस किया सीमांचल में ओवैसी को ख़त्म करने के लिए, यूँ कहे कि उनको रोकने के लिए। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता सीमांचल में जाकर जो है मुस्लिम बड़े बड़े चेहरे प्रचार करते हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता सीमांचल में जाकर प्रचार करते हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार पर और उनकी पॉलिसियों पर सवाल नहीं करते हैं। ना वो 10,000 जो दिए जा रहे थे उसको मुद्दा बनाते हैं, वो उनकी तबीयत पर प्रहार करते हैं। जबकि नीतीश कुमार ने उस चुनाव में एक दिन में लगभग 7 से 8 रैलियाँ की हैं, तो उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि वो स्वस्थ है। आप किसी को इस तरह की टिप्पणी कर कर चुनाव तो नहीं जीत सकते। तो इसीलिए ज़रूरत है अपनी स्ट्रेटजी बदलने की, सोच विचार करने की और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करने की। जब आप कहते हैं समाजवाद, सबका साथ सबका विकास, राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो, तो फिर उसमें सभी आने चाहिए,
ना कि धर्म और जाति देखकर एक तबके को खारिज कर देना चाहिए। तो MIM की जीत का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में उन्होंने 5 सीटें जीती है और कई सीटों पर टक्कर दी है, तो ये तय करता है कि अब बिहार में MIM की एक्सेप्टेंस होने लगी है। जो लीडरशिप जो एक जगह खाली थी मुस्लिम लीडरशिप की, वो कहीं ना कहीं भरती हुई दिख रही है। ये आप कितना भी इसको झुटला लीजिए, लेकिन ये हकीकत है। जिस तरीके से बिहार के नतीजे आए हैं, MIM की एक्सेप्टेंस बढ़ी है। लगातार 2 बार इतना अच्छा प्रदर्शन करना कोई तुक्का नहीं हो सकता, कोई भावना में बहकर नहीं किया जा सकता। जबकि महागठबंधन ने पूरी ताकत लगाई थी सीमांचल में, उसके बावजूद भी वो 5 सीटें जीतने में कामयाब रहे। और इस बीच देखिए, जो लोग पार्टी छोड़कर भागे थे उनके साथ क्या हाल हुआ वो आप सब जानते हैं। 3 को टिकट नहीं मिला, 1 को टिकट मिला, बुरी तरीके से हारे। और MIM कह रही है कि कांग्रेस ने हमारे वोट काटे। आप सोचिए, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। गठबंधन हुआ, कांग्रेस 60+ सीटों पर लड़ी, सीटें कितनी आई? कुल 6 पे लीड कर रही है और बहुत कम मार्जिन है, तो घट बढ़ सकती है। तो क्या वाकई में कांग्रेस की जो हैसियत थी बिहार में वो 60 सीटों की थी? ये भी बड़ा सवाल है। मुकेश साहनी जो 15 सीटों पर लड़े, एक भी सीट नहीं आई, ये भी बड़ा सवाल है। IP गुप्ता वो भी 1 सीट नहीं निकाल पाए, ये भी बड़ा सवाल है। और जो खुद से आके आपसे गठबंधन कर रहे थे, आपने उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया, वो 5 सीट जीत जाते हैं, तो ये भी विचार का सवाल है। लालू यादव जिन्होंने शोषित, वंचित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को जोड़ा, जिनको ताकत दी, जिनको बोलना सिखाया, जिनको सदन में भेजा, विधानसभा में भेजा, उनके सपनों को चकनाचूर करते हुए दिखे तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव की जो रणनीति है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने जो किया सो किया, तो वही कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए कैसे बिहार में पूरा खेल रचा गया। और देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे थे बिहार में जाकर कि ओवैसी जो है वो कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं तेलंगाना में, जहां उपचुनाव हो रहा था जुबली हिल्स पर, और यहां कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप तय नहीं कर पा रहे। तो देखिए, यही राजनीति की बारीकियां होती है, कब कहां किससे गठबंधन करना है। ओवैसी एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है, तो ये भी समझने की जरूरत है। आप सिर्फ एक पार्टी पर या एक समुदाय पर हमला कर कर नहीं जीत सकते हैं। और देखिए, बड़े बड़े दावे किए गए थे कि पप्पू यादव ने कहा था अख्तरुल इमान अगर जीत गए मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और PK ने कहा था, प्रशांत किशोर ने कहा था नीतीश की अगर 25 से ज़्यादा सीटें आ गई तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। तो सारे जो है विद्वान, वो उनके आकलन जो है वो ध्वस्त हुए, प्रेडिक्शन ध्वस्त हुए हैं। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल, जो भाजपा बिहार में कभी अपनी सरकार नहीं बना सकी, वे 101 सीट में से 95 सीट जीत रही है। जिस मोदी के चेहरे को लोकसभा में मात्र 240 सीट मिली, उसी मोदी के चेहरे पर बिहार में स्ट्राइक रेट 95 है। जो RJD पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी, वे 25 सीट पर भी नहीं बची। और ये सब बिहार घूम रहा है, सैकड़ों पत्रकारों, विशेषज्ञों को दिखा ही नहीं। तो ये सवाल उठ रहा है। देखिए, MIM ने आरोप लगाया कांग्रेस ने वोट काटकर हमें भारी नुकसान पहुंचाया है, वरना हम 15+ सीट जीत रहे होते। तो MIM भी अब हमलावर है, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। और ये देखिए, सुनील कुमार पिंटू, इनके लिए प्रधान गृह मंत्री ने प्रचार किया था, तो ये भी जो है जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अपूर्व लिखते हैं, जेल में बंद अनंत सिंह जीत गए, 7 हत्या के आरोपी सम्राट जीत गए, बलात्कार के आरोपी पिंटू जैसे लोग भी जीत गए, और जो समाज को पढ़ाते थे कैसी सिन्हा, वो हार गए। अब समझिए, जिन्हें आप घर में नहीं घुसने देते वो आज विधानसभा में घुस रहे हैं। अब सब ज्ञानेश कुमार की कृपा है। तो ज्ञानेश कुमार को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, और क्यों ना हो, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव करवाया है वो भी सवाल वाजिब है। और देखिए, अख्तरुल इमान ने जीतने के बाद एक बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं पप्पू यादव से पूछिए वो कब इस्तीफा दे रहे हैं। अख्तरुल इमान, तेजस्वी यादव और उनके गठबंधन की अकड़ को जनता ने इस बार वोट की ताकत से खत्म कर दिया। सीमांचल की आवाम ने एक बार फिर साफ कर दिया कि अब धोखे की सियासत नहीं चलेगी। MIM की उनके हक, इंसाफ और असली नुमाइंदगी की आवाज़ है। तो MIM को एक्सेप्टेंस मिली है, और इससे अब लोगों को जो है ये तय करना है कि आखिर वो इसको राजनीतिक पार्टी
से गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। और देखिए, मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा थे, उन्हें 15 सीटें मिली, लेकिन उनका एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। ओवैसी की पार्टी MIM फकत 6 सीट मांग रही थी, लेकिन घमंड में चूट तेजस्वी और राहुल ने महागठबंधन में शामिल करने से इनकार कर दिया। आज ओवैसी ने अपनी सियासी ताकत दिखा दी है। तो ओवैसी की बहुत प्रशंसा हो रही है। और देखिए, सोमनाथ भारती ने लिखा है, कुछ ज़्यादा ही हो गया, चुनाव की क्या ज़रूरत है। 243 ही दे दिए होते और हजारों करोड़ों का खर्च बचा लिया जाता। देश के सामने एक और सवाल है, अब अगले साल से 14 नवंबर नेहरू जी की जयंती के तरह देश मनाएगा या SIR के जरिए प्रजातंत्र को दिन दहाड़े लूट लिया गया, इसके लिए याद रखेगा। नेहरू जी से भाजपा को इतनी घृणा क्यों है। तो देखिए, आज नेहरू जी का जन्मदिन है और आज ही के दिन इतनी बड़ी लूट हुई है। जिस तरीके से बिहार के नतीजे आए, खासकर ओवैसी ने जो प्रदर्शन किया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। लोग अचंभित है और अब जो है ये वोट कटवा और बी पार्टी वाला टैग नहीं चलने वाला। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी जब कह रहे थे कि आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, तो आप समझिए, तेलंगाना में हैदराबाद में जो जुबली हिल्स पे उपचुनाव हुए हैं, वहाँ पर जुबली हिल्स जो है वो BRS का गढ़ था, लेकिन ओवैसी ने उनको समर्थन नहीं दिया, समर्थन दिया कांग्रेस को, क्योंकि उनकी सरकार है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जो सत्ता में है, क्षेत्र में उस इलाके में डेवलपमेंट नहीं हुआ, पहले हम BRS के साथ थे तो उनकी सरकार थी, और क्षेत्र के लिए फ़ायदेमंद होता है कि जिसकी सरकार हो उसका विधायक हो तो बेहतर है। लेकिन BRS के जो विधायक थे वो इतने निकम्मे थे, काम ही नहीं करा पाए। और वहाँ पर कांग्रेस को समर्थन देना वो सियासत भी थी और समझिए बड़ी समझदारी थी कि कांग्रेस सत्ता में है तो उनके कैंडिडेट को समर्थन दिया जाए ताकि वो क्षेत्र में विकास करवा सके। तो ये बारीकियाँ जो है, ये जो नए नए लड़के आए हैं वो नहीं समझ पाते हैं। स्टेज से आरोप जरूर लगा देते हैं, लेकिन सिर्फ गालियाँ देना, बी टीम कहना, एक्सट्रीमिस्ट कहना, तो कहीं ना कहीं अब जो खासकर बिहार का मुसलमान तो ये चीज़ें समझ ही गया है कि सिर्फ बीजेपी को रोकना हमारा काम नहीं है। अगर अपनी क़यादत मजबूत होगी, अपनी लीडरशिप मजबूत होगी, जो आगे चलकर अगर ज़रूरत पड़ी तो बीजेपी से भी वो बार्गेनिंग कर सकता है। वहीं दूसरी पार्टियां मुस्लिम नेता तो बनाती है, लेकिन लीडरशिप जो होती है वो नहीं दे पाती। तो ये एक बड़ा सवाल है और ओवैसी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ हो रही है। और चुनाव आयोग ने तो सारी जो है शर्म लज्जा सब उतार कर रख दी है और एक तरफा चुनाव करवाया। आप सोचिए, 101 सीट में से 95 पर बीजेपी जीत जाती है। बड़ा सवाल है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।